हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेरिया। आज हम 22 सितंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए जल्दी से करते हैं। वन टाइम H1B वीज़ा फ़ीस। तो ऑलरेडी जो लोग वहाँ पर बैठे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है H1B वीज़ा के लिए। ये यूएस वाले लोग हैं क्योंकि ये वन टाइम फ़ीस है और ये न्यू फ्रेश जो एप्लीकेशंस होंगी उनके लिए होगा। तो वन टाइम H1B वीज़ा फ़ी ओनली फॉर न्यू एप्लीकेंट्स। जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं उनकी ये फीस होती है, ठीक है ना। एंड दिस इज़ अ वन टाइम फ़ी, ठीक है, दिस इज़ अ वन टाइम फ़ी। तो ये फ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड मेड बाय द कंपनी। ये जो है कंपनी देती है पैसे कि भाई हमें इस एम्प्लॉय की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था, लोग भाग रहे थे इंडिया में जो आए हुए थे कि भैया कहीं हमारा यूएस का वीज़ा ना ख़त्म हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं है। जिनका H1B पहले लग गया उनकी वन टाइम फर्स्ट फीस गई हुई है, दे आर सेफ, ठीक है ना। और अगर फर्स्ट फीस भी इतनी ज़्यादा कंपनी दे देती है उसके बाद वो काम कर सकते हैं। In September 2023, soon after the G77 China Summit concluded in Havana, तो श्रीलंका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनके अगेंस्ट करप्शन का केस चल रहा है। किनके अगेंस्ट चल रहा है? रनिल विक्रम सिंह। ये हम ऑलरेडी अगस्त में पढ़ चुके हैं, बट क्यों वो रास्ते में कहीं रुके थे। G77 चाइना में अटेंड कर आए थे। उनकी बीवी का कोई यूके के अंदर कुछ था, अवार्ड वगैरह ऑनर मिल रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने पब्लिक फंड्स यूज़ करे, तो इसीलिए उनको करप्शन के केस में अरेस्ट वगैरह किया गया है। तो आपको याद रखना है कि श्रीलंका के कौन से प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ऐसा केस चला है। अगर आपने ये नोट नहीं किया तो रनिल विक्रम सिंह लिख लीजिए, करप्शन के केस चल रहा है इनके ऊपर, ठीक है। द सेंटर्स डिसीजन टू माइन यूरेनियम एट एनी कॉस्ट फ्रॉम मेघालय, ठीक है ना। सेंटर डिसीजन डिसाइड्स लिख दो, टू माइन, सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर डिसाइड्स टू माइन यूरेनियम एट एनी कॉस्ट फ्रॉम मेघालय। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि मेघालय से ये लोग क्या निकालना चाह रहे हैं? यूरेनियम निकालना चाह रहे हैं। कहाँ से? मेघालय से, ठीक है ना। इज अ ट्रबलिंग बेंचमार्क इंडियाज हिस्ट्री ऑफ resource extraction. Khasi groups have opposed the exploration and extraction of large deposits, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे जो खासी ग्रुप्स हैं, वहाँ पे खासी ग्रुप्स have opposed exploration and extraction of large deposits in Domia Siat and Wahakaji सिंस 1980। तो 1980 से ये अपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। बट अब सेंटर ने कह दिया कि हम चाहे जो भी हो जाए हम यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करेंगे मेघालय से। अगर आपने मेघालय कभी विजिट किया तो यार वहाँ पे वैसे ही बहुत माइनिंग हो रही है, एक्सेसिव माइनिंग चल रही है वहाँ पर, ठीक है ना। डोमिया सैटन वहाँ में करने की कह रहे थे 1980 में, तो खासी ग्रुप्स ने अपोज किया था। जो मैंने हाईलाइट किया वो तो तुम्हें रट ही लेना है अभी, ठीक है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट इशूड ऑफिशियल, अब ये लिखेंगे यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री issued an office memorandum OM exempting the extraction of atomic, critical and strategic minerals from पब्लिक कंसल्टेशन। एग्जेम्प्ट करें कि पब्लिक की कंसल्टेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ पर ये क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है यूरेनियम, ठीक है। और यूरेनियम मेटल कह रही हूँ, यूरेनियम जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है एटॉमिक के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया यूरेनियम को। तो अब यू नो दे विल हैव, मतलब मेघालय वाले कुछ नहीं कर सकते,
रेडियो एक्टिव केमिकल जो है ये निकालेंगे ही निकालेंगे, बिकॉज एटॉमिक एनर्जी के लिए ये चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम 6 शेड्यूल में आते हैं, हम अपनी ट्राइबल पावर्स यूज़ करेंगे, बट ये जो है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद IAS आइकॉनिक MiG-21 फाइटर टू फ्लाई इनटू सनसेट। तो MiG-21 फाइटर्स जो हैं उनका डीकमिशनिंग हो रहा है, मतलब वो सर्विस में से मतलब उनको बाय बाय टाटा कह रहे हैं, डीकमिशनिंग ऑफ MiG-21 फाइटर्स, ठीक है ना। ये कहाँ पर होगा? IAF बेस इन चंडीगढ़। ठीक है ना। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना। दिस वाज इंडक्टेड इन 1963। द MiG-21 was India's first supersonic fighter, ठीक है ना, विद इट्स मेडन स्क्वाड्रन 28 स्क्वाड्रन एट चंडीगढ़ रिक्रूट हुआ था ये वहाँ पर, अर्निंग द निकनेम फर्स्ट सुपरसोनिक्स, ठीक है ना। हमारे पास कितने मिग्स आए? 700 के अराउंड MiG-21 हमने करे, ठीक है ना, लिए, और उसमें से डोमेस्टिकली बिल्ट भी थे, डोमेस्टिकली मैनी वर डोमेस्टिकली बिल्ट, और डोमेस्टिकली बिल्ट में कौन था? हाल था, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये सारी इंफॉर्मेशन हम पहले भी लिख चुके हैं, अगर अगस्त आपने किया है तो वहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना। 6 पॉइंट बनेगा। एयरक्राफ्ट वॉज बैकबोन ऑफ IAF टिल mid-2000, played a crucial role in 1965 and 1971 wars, 1999 Kargil conflict, 2019 Balakot airstrikes, and ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके बाद यही एयरक्राफ्ट था, इट वॉज इन MiG-21 दैट ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान, then wing commander, shot down Pakistani F-16 in 2019, ठीक है, एंड ही वॉज कैप्चर्ड इन पाकिस्तान ऑल्सो, बट इनका जो है इनका F-16 गिराया था, ठीक है ना। US का F-16 गिरा दिया हमारे मिग ने, हमारे कैप्टन ने ये किया था बड़ा काम, ठीक है ना। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द पॉइंट्स। नेपाल इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल टू प्रोब का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन जेनजी प्रोटेस्ट डेथ्स। तो जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हुई है उसमें जेनजीज मरे, जो उसमें लोग मरे हैं, 72 पीपल वर किल नेपाल में, तो उसके लिए कमेटी बना दी है, ठीक है। नेपाल्स इंटरिम गवर्नमेंट forms probe committee ठीक है ना, टू probe committee, ठीक है ना, टू इन्वेस्टिगेट जेनजी प्रोटेस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर हु इज लीडिंग? लेड बाय Shushila Karki, who is the former Supreme Court जज, ठीक है। उसके बाद तालिबान रूल आउट डील ऑन बैग्राम, तो राम भगवान जी का बैग जो है किसके पास है? तो बैग्राम, ठीक है ना, बैग्राम एयरबेस।
ठीक है, तालिबान ने मना कर दिया है। यूएस ने क्या किया, यूएस कहता बैग्राम एयरबेस जो है ये हमने बनाया था, इसको हमें वापस दो। जब अफगानिस्तान में बैठा था यूएस, अफगान कहता मैं नहीं देता, जा भाग जा यहाँ से। एंड अफगान गवर्नमेंट डिफेंस ऑफिसर सेड दैट अ डील ओवर बैग्राम बेस वाज नॉट पॉसिबल। अफगानिस्तान सेज डील ओवर बैग्राम एयरबेस was not possible। जो बैग्राम एयरबेस है वो क्या है, लार्जेस्ट एयरबेस इन अफगानिस्तान। It was the center of US operations in their 20-year war with तालिबान। ठीक है ना, ट्रम्प उनको धमकियां दे रहा है कि देखना बहुत बुरा थिंग होगा तुम्हारे साथ, देख लूंगा। अफगान कहते कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। यूके ऑस्ट्रेलिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। तो यहाँ पर यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा recognize Palestinian in seismic shift, in a shift they have recognized the state of Palestine। now किसने किया है, ऑक, AUC ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो दे हैव डन, एंड इसके अंदर ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। ब्रिटेन एंड कैनेडा फर्स्ट G7 कंट्रीज टू डू सो। एंड यहाँ पे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली फ्रांस भी कर लेगा रिकॉग्नाइज। 1917 बाल्फोर अग्रीमेंट, अगेन समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन August current affairs। please make sure you are going through the videos either here on edugiri या फिर logiri.in पर। अगस्त का पार्ट 1 डल चुका है। ट्रम्प क्लेम्स येट अगेन टू हैव स्टॉप्ड। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर हमारी वॉर लगी पाकिस्तान के साथ, तो वहाँ पर ट्रम्प बार बार बोलते हैं कि ये जो सीज़ फायर है ये हमने ही करवाया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी बोल दिया है कि ये सीज़ फायर पे हम गए थे यूएसए के पास कि भैया बंद करवा दो, बट इंडिया ने कहा कि भैया हम नहीं करेंगे, एंड इट वाज पाकिस्तान जिसने हाथ पैर जोड़कर ये सीज़ फायर करवाया है। मनहस सेट टू बी इलेक्टेड एज अ न्यू BCCI president। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर मनहस, मिथुन मनहस, मिथुन मनहस, मिथुन का मन हंसता रहता है, मनहस, ठीक है ना, सेट टू बी इलेक्टेड एज न्यू BCCI president। and what is the full form of BCCI? it is Board of Control for Cricket in India। पाकिस्तान मिलिट्री प्लेन एंटर्ड, सॉरी रशियन मिलिट्री प्लेन, पाकिस्तान की इतनी औकात कहाँ, रशियन मिलिट्री प्लेन entered neutral airspace over Baltic Sea। जर्मनी के साथ न्यूट्रल था, तो जर्मनी ने अपने लगाए यूरो फाइटर्स, ठीक है ना। तो नाटो मिलने वाली है क्योंकि एस्टोनियन एयर स्पेस भी इन्होंने करी है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी जो ये पंगे ले रहा है, ठीक है ना, रशिया, और इसके बारे में बहुत सारी बातें करी जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इज करंटली हियरिंग प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो यहाँ पर गवर्नर की जो पावर, गवर्नर्स पावर, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे गवर्नर्स पावर, गवर्नर्स पावर टू गिव एसेंट टू द बिल, ठीक है। ये अब हम नोट नहीं करेंगे, जो मैं यहाँ पर आपको समझाने वाली हूँ। नाउ व्हाट इज अ बिल? अ बिल इज अ ड्राफ्ट लॉ।
कि लॉ ऐसा होना चाहिए। तो बिल का क्या करते हैं, बिल को भेज देते हैं, ठीक है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर है तो स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा, ठीक है ना। अगर सेंट्रल लॉ है तो भाई पार्लियामेंट में जाएगा, ठीक है ना, राज्यसभा लोकसभा के अंदर, ठीक है ना। और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर डिस्कस होगा, ठीक है ना, वहाँ पर डिस्कस होगा कि भाई क्या करना है। तो मतलब इसके ऊपर क्या होगी, कहीं पर भी जाएगा इसके ऊपर डिस्कशन होगी, ठीक है ना। डिस्कशन होगी, वोटिंग होगी, ये चेंज कर लो, ये फलाना फलाना ऐसा है। फिर उसके बाद ये जाएगा यहाँ पर गवर्नर के पास, और सेंट्रल बिल है तो प्रेसिडेंट के पास। और क्या होगा यहाँ पर, एसेंट, ठीक है ना। एसेंट मतलब अप्रूवल। अब अगर इनका अप्रूवल बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये जो बिल है ये लॉ बन जाएगा, ये लॉ बन जाएगा, और फिर हमें इसको फॉलो करना होगा। तो ये जर्नी होती है बिल की, ये जर्नी है बिल की। दिस इज़ अ वेरी वेरी बेसिक थिंग। अगर आपने इंडियन कॉन्स्ट लुक, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम एंड आपने अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आएंगे। एंड अगर आपको एक ओवरऑल क्लैरिटी होगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो logri.in पर अवेलेबल है, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो यहाँ पर बिल क्या है, लॉ बनता है ये। बट अगर मान लो गवर्नर एसेंट ना दे तो ये बिल लॉ नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम समझने वाले, तो ऐसा हो रहा था कुछ स्टेट्स में कि बिल बन रहा था बट गवर्नर एसेंट ही नहीं दे रहे थे, ठीक है ना। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि भाई देखो ये क्या हो रहा है। तो फिर इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन्होंने टाइमलाइन सेट कर दी, ठीक है ना। स्पेसिफाइड टाइमलाइंस फॉर गवर्नर्स and the president to act on bills passed by state legislatures, ठीक है ना। तो मतलब कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपने नहीं पास किया, ठीक है, तो नहीं, तो अपने आप वो पास, मतलब 3 महीनों के अंदर आपको पास करना ही पड़ेगा। 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दे दिया है, ठीक है। इट हैड हेल्ड दैट इफ द गवर्नर वाज टू विदहोल्ड एसेंट टू रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट कॉन्ट्री टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ही शुड डू सो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। इट फर्दर हेल्ड दैट इफ अ बिल फॉर विच एसेंट हैज बीन withheld is again passed by state legislature, governor shall give prescribed a timeline of 3 months for the president to decide. The court has also held that decision by governors and president of such bill including delay beyond prescribed, अब ये कह रहे हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए भी हो सकता है। अगर आप ये कुछ ऐसा पंगा डालते हो, आप टाइमलाइन नहीं फॉलो करते हो, तो कोर्ट में भी आ सकते हैं ये लोग। अब हम इसकी डिटेल्स जानेंगे। तो आर्टिकल 200 क्या कहता है, आर्टिकल 200 बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट व्हेन अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, जब गवर्नर के पास बिल आता है तो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मे गिव एसेंट टू द बिल, ठीक है ना, मतलब अप्रूवल दे देगा बिल को, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मे विदहोल्ड एसेंट टू द बिल, ठीक है ना, दैट इज इन विच केस द बिल फेल्स टू बिकम अ लॉ, ठीक है ना। विदहोल्ड द एसेंट, उस पर बैठ गया, कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है ना। मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, मे रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब क्या हो रहा था कुछ स्टेट्स में कि या तो वो प्रेसिडेंट को भेज दे रहे थे और प्रेसिडेंट उन बिल पे बैठे हुए थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, या फिर वो विद होल्ड कर रहे थे। ये 2 ऑप्शंस कर रहे थे और कोई भी बिल पास ही नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने बोला भैया 3 महीने में करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ बिल्स को तो इन्होंने ऐसी अप्रूवल दे दिया बिना गवर्नर ने 3 महीने में नहीं पास किए, चलो पास माने जाते हैं, तो ये किया। तो अब इसके ऊपर प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन रेफरेंस
क्वेश्चन पूछा है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, कि क्या तुम ऐसा कर सकते थे। तो उसके ऊपर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे हियरिंग चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एंड एज प्रॉमिस अब 18th, आई होप गाइस, हमने कल 19th, 20th, 21st ये 3 न्यूज़पेपर वी हैव डन, इसका लाइव सेशन लिया था मैंने। आई होप आपने वो लाइव सेशन देख करके अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। एंड अब हमारे पास 18th रह गया है, ठीक है ना, बैकलॉग में, और 13th रह गया है, तो 18th तो मैं आज करवा रही हूँ। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट्स रिफ्यूजल टू स्टे सेक्शन 3D ऑफ वकफ एक्ट 2025 has stirred important conversation. The court made it clear that protected monuments under ASI cannot be declared as waqf property, ensuring these sites receive appropriate conservation while upholding the right to customary religious practices. कि मतलब अब इसके अंदर ना हमें confusion था, याद है हमने पढ़ा था एंड हमने उल्टा पढ़ा था, तो इसको करेक्ट कर लो। ठीक है ना, तो वकफ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे आज, अमेंडमेंट एक्ट 2025, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट मेड इट क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। कोर्ट ने बोला कि भाई जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, मतलब जो ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर जो मॉन्यूमेंट्स आते हैं, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, आप उनको वकफ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके अपने अंडर नहीं ले सकते, वो प्रोटेक्टेड भी रहेंगी, प्लस आपकी जो राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो भी चलता रहेगा। तो ये आप नोट कर लोगे, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे चलेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉक्ड अ टाइट रोप इन इट्स जजमेंट डिलीवर्ड ऑन September 15 वकफ अमेंडमेंट एक्ट। तो वकफ जो लॉ है 1995 का, उसके अंदर चेंजेस करे गए हैं। वो चेंजेस जो थे वो चैलेंज हो गए थे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपहोल्ड किया है, कुछ स्टे कर दिया, मतलब फाइनल डिसीजन अभी नहीं आया है, उसके ऊपर अभी हियरिंग चालू रहेगी। ठीक है ना, द कोर्ट पुट सेवरल कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजंस ऑन होल्ड बट रिफ्यूज टू फ्रीज द इंटायर एक्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड अदर कंसर्न्स। दिस पॉइंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड पॉइंट। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कोर्ट ने पूरे एक्ट पे फ्रीज नहीं लगाया है, कुछ प्रोविजंस पे, सम प्रोविजंस हैव बीन स्टेड। ठीक है ना, सम प्रोविजंस हैव बीन स्टेड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। ठीक है, द कोर्ट हैज नाउ स्टेड द रिक्वायरमेंट दैट ओनली मुस्लिम प्रैक्टिसिंग फॉर 5 years कैन क्रिएट वकफ एंड द पावर वेस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स टू एजुकेट वकफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। ये थर्ड पॉइंट बनेगा, किस चीज पे स्टे लगा दिए, कि कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ जो 5 साल से मुस्लिम रिलीजन को प्रैक्टिस करें वही वकफ प्रॉपर्टी दे सकते हैं, वकफ को प्रॉपर्टी दे सकते हैं। वकफ का मतलब क्या होता है कि आपने दान में, मोस्टली दान में दे देते हैं प्रॉपर्टी मुस्लिम्स अपनी। ठीक है ना, तो पहले कहा गया, एक मिनट में पानी पी लूं, कि जो 5 साल से मुस्लिम रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ वो ही दान में दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा ये नहीं, ये इस पे हम स्टे लगाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, अगर कोई डिस्प्यूट होगा कि ये प्रॉपर्टी कोई कह रहा है कि जी ये मेरी है, वकफ कह रहा है मेरी है, तो कहा गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेंगे, इस चीज़ पे भी स्टे लगाया गया है। पहले वकफ ही डिसाइड करता है, मतलब अगर कोई डिस्प्यूट रेस कर रहा है, वकफ कह रहा है कि ये लैंड मेरा है और ये कह रहा है ये लैंड मेरा है, तो वकफ ही डिसाइड करता था। ठीक है ना, उसके बाद अभी ये स्टे लगा दिया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाली चीज़ पे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करोगे। इट ऑल्सो केप नॉन मुस्लिम मेंबर्स टू 4 इन सेंट्रल वकफ काउंसिल एंड 3 इन स्टेट बोर्ड्स डाउन फ्रॉम पोटेंशियली 12 and 7। तो यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स वाला था उसके भी नंबर्स कम कर दिए हैं। ठीक है ना, उसके बाद कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द CEO ऑफ वकफ शुड प्रेफरेबली बी मुस्लिम्स। द रिमूवल ऑफ द प्रोविजन फॉर वकफ बाय यूजर। अब अगर ये लैंड, पीस ऑफ लैंड है, ठीक है ना, इसको ए यूज करने लग गया एंड ए इज अ मुस्लिम एंड ए स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर रिलीजियस पर्पसेस, तो ए कैन call it a waqf property now because he is using it for religious purposes, even if this property, this piece of land is not in the name of A. तो ये क्या था, this is the concept of waqf by user. The removal of the provision for waqf by user recognition in the amended law, तो ये waqf by user वाला concept खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, has upheld as a valid law by court with caveat that waqf properties register as on 8th April 2025 under such a claim remain protected। मतलब 8 अप्रैल तक जिसने रजिस्टर करवा ली 2025 तक वो सही है, बट उसके बाद वाली को चैलेंज कर सकते हैं।
ठीक है, ये आपका बनेगा यस, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द 5th पॉइंट। ओके, उसके बाद बट द गवर्नर, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड अनदर डिड नॉट एक्सेप्ट द, अब यहाँ पर ये गवर्नर वाला आ जाता है जो हमने डिस्कस किया लॉ कैसे बनता है, तो दिस इज नॉट वो, हमने जो नोट्स बनाए थे वो लिख लिए। द UN कमीशन ऑफ इंक्वायरी आफ्टर अ मल्टी ईयर इन्वेस्टिगेशन हैज कंक्लूडेड इजराइल, ये हमने नोट कर लिया है, मतलब हमने जो लंबा वाला सेशन किया लाइव में उसमें नोट किया है। अ न्यू न्यूक्लियर क्राइसिस इज शेपिंग अप आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्राइक्स ऑन ईरान्स अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट एट फोर्डो इन जून 2025। ब्रिटेन, France and Germany on August 28 triggered the snapback clause of 2015 nuclear deal citing violations by Tehran। तो यहाँ पर जून 2025 ब्रिटेन, फ्रांस and Germany E3 triggered snapback clause of 2015 nuclear deal violations बाय ईरान। तो अब यहाँ पर यू नीड टू रिमेंबर कि ईरान के साथ इनकी 2015 में यूएस की एंड अदर्स की बड़ी अच्छी डील हो गई थी। ईरान ने बोला था कि मैं न्यूक्लियर पे काम करना बंद कर दूंगा, तो मेरे ऊपर से सैंक्शंस हटा दो, मैं ट्रेड कर लूंगा ये वो, क्योंकि अभी बहुत सारा सैंक्शंस मतलब रोक टोक कि भैया ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जैसे हमारे मम्मी पापा कहते हैं ना कि बेटा तुम ना ऐसा करो, अच्छी नौकरी लग जाओ, फिर हम तुमको रोक टोक नहीं करेंगे। बेटा तुम ऐसा करो, तुम अच्छी शादी कर लो, फिर हम तुमको रोक टोक नहीं करेंगे। ठीक है ना, वैसे ही ईरान को बोला कि तुम ऐसा करो, तुम यूरेनियम पे काम करना, तुम न्यूक्लियर बनने पे काम करना बंद कर दो, हम तुमको रोक टोक नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये रोक टोक है, सैंक्शंस। ठीक है, तो ये हुआ 2015 में अग्रीमेंट। 2018 में ट्रंप ने खत्म कर दिया, विड्रू कर दिया कि भैया हम नहीं मानते, ये तो ईरान के फायदे का अग्रीमेंट है ये वो। अब 2018 में उसने ये बोल रहे हैं कि जो अग्रीमेंट हुआ था 2015 में उसके अंदर उसकी वायलेशन करी है ईरान ने। द वर्ल्ड हैज़ नॉट मच टाइम टू चूज बिटवीन डिप्लोमेसी एंड एस्केलेशन। मतलब यार अटैक कर दिया यूएसए ने, इसराइल ने। इफ दिस विंडो क्लोजेज विदाउट एग्रीमेंट द यूनाइटेड स्टेट्स विल रिस्टोर अर्लियर मेजर्स दैट कॉल फॉर हॉल्ट टू इनरिचमेंट टाइटन्स कंट्रोल। तो अब यहाँ पर ईरान जो है वो न्यूक्लियर पे तो काम कर रहा है। इसराइल ने बोला कि भाई तभी हमने अटैक किया है। ठीक है ना, तो ये लोग भी मान रहे कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ी इसने करी है। अब वक़फ़ वाला दोबारा से आ गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास और डिटेल्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन सितंबर 15 डिक्लाइंड टू सस्पेंड वक़फ़ एक्ट, हमें ये पता है। ठीक है, ठीक है, ये भी हमने कर लिया है। ठीक है, ये भी हो गया है। वक़फ़ अंडर इस्लाम डोनेट चैरिटेबल। अब वक़फ़ क्या है, व्हाट इज़ द टर्म वक़फ़ मीन्स, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये 1 पॉइंट बनेगा कि इस्लामिक लॉ डिनोट्स अ charitable endowment through which property is dedicated for religious or philanthropic purposes, मतलब आप दान में दे देते हो। ठीक है, the 2025 law notified in April as an amendment to Waqf Act 1995 has been projected by government। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एक्ट हमने अमेंड किया, 1995 का एक्ट अमेंड हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अथॉरिटी ये सब हमने कर लिया है। दिस वी हैव नोटेड ऑन 3CB, मैंने आपको नोट करवा दिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स वाला हमने पिछली बार नोट कर लिया था। तो यस, वक़फ़ वाला कंप्लीट हमारा हो गया है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। CAG टू लॉन्च AI सिस्टम फॉर ऑडिटिंग एंड एफिशिएंसी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं वो लॉन्च करेंगे AI की, जो ऑडिटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ हो पाएगा। ठीक है ना, तो AI जो है वो बहुत ज़्यादा घुस रहा है। द सिस्टम्स फर्स्ट वर्जन इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय नवंबर। CAG हैज़ ऑल्सो डेवलप कनेक्ट पोर्टल। द साइट विल प्रोवाइड 10 लाख ऑडिट एंटिटीज विद यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस टू डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू ओवर। ये वाला आप नोट कर लोगे। एंड CAG की फुल फॉर्म जो है वो यहाँ से कॉपी कर लोगे। ठीक है ना भाई, देखो अब तुम कहोगे कि ये लिख नहीं रही है साथ साथ, मैंने तुम्हें बता दिया मेरी गर्दन का बुरा हाल है, तो मैं जितना करवा रही हूँ उतना कर लो। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे।
उसके बाद COP30 टॉक्स लूम एज मेजर एमिटर्स डिथर ऑन अपडेटिंग क्लाइमेट गोल्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अहेड ऑफ 30th एडिशन COP30 कहाँ पर हो रही है, बेलम में, ब्राज़ील में। ठीक है, ये पता है, ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, ओनली 29 आउट ऑफ 195 कंट्रीज हैव सो फार सबमिटेड देयर अपडेटेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं? ठीक है ना, COP30 कहाँ पर हो रही है, फर्स्ट पॉइंट हमारा बना बेलम, इसको बेलन से भी याद कर सकते हो। ठीक है ना, सिर्फ ओनली 29 आउट ऑफ 195 कंट्रीज हैव अपडेटेड देयर नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो NDCs क्या हैं, व्हाट आर NDCs? बेसिकली NDCs आर कि गोल सेट किए कंट्रीज ने कि चलो हम इतना क्लाइमेट चेंज, ना व्हाट इज कोप इज बेसिकली क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए UN की जितने मेंबर नेशंस हैं वो मिलते हैं और डिस्कस करते हैं हम क्लाइमेट चेंज को कैसे बच सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से अर्थ को कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके अंदर नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, खुद गोल सेट करते हैं कि हम इतना कर लेंगे, हम वॉलंटरी टारगेट्स हैं। ये क्या है, दीज आर वॉलंटरी टारगेट्स दैट आर अपडेटेड वॉलंटरी टारगेट्स हैं, अपडेटेड एवरी 5 years by countries to regulate fossil fuel emissions. So far, all countries that are signatory to United Nations Climate Convention have submitted NDCs detailing emission targets up to 2030. 2030 के तक के टारगेट सेट हो गए, बट 2035 के करने वो नहीं हुए। ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे EU ने नहीं दी है, EU मेंबर्स आर सेट टू वोट दिस वीक। अब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। COP की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है ना, 2015 पेरिस अग्रीमेंट, देखो ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। 2015 पेरिस अग्रीमेंट के अंदर कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि हम जो अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर नहीं जाने देंगे, और 2 डिग्री के ज़्यादा तो हम बढ़ने ही नहीं देंगे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ पेरिस अग्रीमेंट। ठीक है ना, तो ये आप नोट कर सकते हो, दिस शुड बी नोटेड। उसके बाद आगे चलेंगे, EVMs टू हैव कलर फोटोज ऑफ कैंडिडेट सून। तो EVMs जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, टू हैव कलर फोटोज ऑफ कैंडिडेट्स सून। ठीक है ना, ताकि पता चल जाए, वोटिंग देने में आसानी हो। द यूरोपियन कमीशन एंड द EU's टॉप डिप्लोमेट काजा कल्लास रिलीज्ड अ न्यू स्ट्रैटेजिक EU इंडिया एजेंडा। तो EU इंडिया एजेंडा लॉन्च हो गया है। ठीक है ना, हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं बहुत जल्द, क्योंकि USA ने हमारी वाट लगा रखी है सबकी। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा 18 दिसंबर भी कंप्लीट हो गया, एंड वी ओनली हैव 1 बैकलॉग ऑफ सितंबर। दिसंबर बोला मैं, कहाँ पहुँच जाती हूँ मैं, 13 सितंबर। ठीक है ना, ओके, बाकी सारा हमारा हो चुका है। डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, हमें सपोर्ट करें बाय टाइपिंग #edugiri इन द कमेंट सेक्शन। एंड या, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सेंड योर DM ऑन इंस्टाग्राम। लॉगरी के इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, I am लॉगरी के नाम से हूँ मैं वहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि जैसे ही वीडियो जाए आपको पता चल जाए और आप देख लें।